अब देखें कैसे बहनों की गर्दनें उड़ाई हैं इन्होंने इख्तदार के लिए, कैसे भाई ने भाई को मारा है, किस तरह बाप ने अपने बेटों की आंखों में सलाखें फेरी हैं, माओ ने अपने बच्चे मरवाए हैं जनाब इख्तदार के लिए। तो ये तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ जो है बड़ी वो कोई बर्फ के ब्लॉक पे ठंड पे बैठा हुआ है, कलेजा बड़ा ठंडा है उसका जब देखता है शहबाज शरीफ को वजीर आजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिछले 4 रोज मेरे इस्लामाबाद में कटे। मैं गया ही इसलिए था कि शहर इख्तदार में देखो कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने एक जिंदगी गुजारी है और मेरा भी कोई रब्त व ज़ब्त है उन लोगों के साथ जो अंदर की खबर रख। बहुत कुछ मैं वहां से लेकर आया जिसका इजहार मैंने कल के व्लॉग में किया। आज 14 अगस्त मैं सफर करके जीटी रोड से आया। मैंने जिधर भी नजर देखी, चौक चौराहे गलियां इमारतें, सब पर बैनर्स और फ्लेक्सेस लटक रही थी जिसमें यौम आजादी मुबारक मुबारक मुबारक। अखबारात देखे तो अखबारात में इश्तहारात से भरे हुए थे, फर्स्ट पेज भी और सफाए आखिर भी, यानी करोड़ों रुपए के इश्तहारात। आजादी मुबारक हो, यौम आजादी मुबारक। सोशल मीडिया पर जब मैंने देखा तो मुझे भी पोस्ट आई, पैगाम आए हुए थे, आपको आजादी मुबारक। मैंने किसी को नहीं कहा कि आजादी मुबारक, और ना ही दिल से और शौर से मैंने किसी की आजादी मुबारक की ये पोस्ट या पैगाम उसे कबूल किया है। वो इसलिए कि मेरे नजदीक ये गुलामी की बदतरीन सूरत जिसे आजादी का नाम दे रहे हैं आप लोग, मैं किसी को मुबारक नहीं दे सकता। वो इसलिए कि ये मेरा दायमी मर्ज है कि जो बात मेरे दिल में ना हो, मेरे खून के अंदर ना हो, वो मेरी जुबान पर नहीं आ सकती। इसे मेरा जुर्म समझिए या मेरी कमजोरी समझिए, मैं आज के दिन को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इस दिन के हवाले से किसी को कहूं मुबारक, 14 अगस्त मुबारक या यौम आजादी मुबारक। मैं अपने माफी ज़मीर और अपने एहसासात की तर्जमानी फैज अहमद फैज के इन 2 अशार के जरिए करता हूं। ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, नजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, नजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि हमने जो आजादी चाही थी ये आजादी नहीं, ये तो गुलामी की बदतरीन शक्ल है। और नाज़रीन इकराम, आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या कोई महसूस करता है कि पाकिस्तान में वो आजाद है? किसी को कोई सियासी आजादी मुयस्सर है? यहाँ वोट आप किसी जगह डालते हैं, निकाल वो उस जगह से लेते हैं जहां उनका जी चाहे, जितवाते आप किसी को हैं, वो उन्हें हार के खाने में खड़ा करके किसी दूसरे लग्गड़ बग्गड़ को जितवा देते हैं। आप एक जमात को रिजेक्ट एंड रिजेक्ट करते हैं। पूरे पाकिस्तान में से कौमी असम्बली की मुश्किल से वो 16 सीटें ले पाती है, लेकिन आपको दरहुरे इतना ही नहीं समझा जाता, ना आपके मैंडेट को और ना आपके गुस्से को किसी खाते में शुमार किया जाता है, और 2/3 मेजॉरिटी दे दी जाती है किसे? जिसने सिर्फ 16 सीटें जीती हो। इसका मतलब यह है कि सियासी आजादी, जहां से आजादी का आगाज होता है, वो कोई नहीं। मुआशी आजादी भी कोई नहीं। आप गुलाम हैं IMF और दूसरे इंटरनेशनल मालियाती अदारों के। भूख नंग गुर्बत अफलास और बेरोजगारी के साए रोज रोज बढ़ते चले जा रहे। इंसाफ आपको मुयस्सर नहीं कि क्योंकि जजेस है ही नहीं। अदालतें, जैसे मैं कहता चला रहा हूं कि बेसवाओं के कोठों का रूप धार चुकी हैं। वो अदालतें जहां कभी जजेस बैठा करते थे, वहां हीरा मंडी के दलालों से भी कम तरीन लोग आज बैठे हुए हैं। तो इसके बावजूद भी अगर आप एक दूसरे को मुबारकबाद कहते हैं 14 अगस्त की, तो फिर अल्लाह ही मालिक है। फिर तो मैं यही कहूंगा कि जितनी आजादी आपको आज तक मुयस्सर आई है, फिर आप इस काबिल हैं कि इससे भी 2 गुना ज्यादा आजादी आपको मुयस्सर आए। तो फिर क्या होगा? फिर आपकी हालत वो होगी कि जब जंगलों से पकड़कर अफ्रीका से बंदर नमा इंसानों को लाया करते थे और उनसे जो मुशक्कत करवाया करते थे, वो लोग बराज उठाया करते थे, फिर आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो फिर भी आप कहेंगे कि ये एक आजाद मुल्क है, और अगर ये आजाद मुल्क नहीं तो फिर क्या है? गुलामी की बदतरीन शक्ल है। हाँ, एक बात मैं यहाँ कहता चलूं कि सोशल मीडिया पर कुछ एक पोस्ट मुझे बहुत पसंद आई, जिसमें किसी मनचले ने कहा है कि एक ही शख्स आजाद है पूरे पाकिस्तान में, 25-25.5 करोड़ अवाम में से, वो है इमरान खान। इमरान खान को ये आजादी जो मुयस्सर है वो मुबारक। मैं इमरान खान के साथ उन लोगों को भी शामिल करता, यास्मीन राशिद को, एजाज चौधरी को भी, महमूद रशीद को भी, उमर सरफराज चीमा को भी, सनम जावेद को भी, आलिया हमजा को भी, और इनके अलावा अगर नाम लेना शुरू करूं तो एक तवील फहरिस्त है नाज़रीन इकराम। बस ये समझ लीजिए कि इमरान खान के साथ उसकी लाइन को फॉलो करते हुए जितने लोग भी इस वक्त जेल में हैं, सिर्फ वो आजाद हैं, बाकी सब के सब बदतरीन कैद में फंसे हो, उन्हें आजादी मुबारक। इमरान खान और वो लोग जो इस वक्त
जेलों में बंद पड़े हैं। जिगर मुरादाबादी का एक शेर उनकी नजर करने को मेरा जा रहा है। फरमाते हैं, तेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या क्या, तेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या क्या, तुझे ए जिगर मुबारक ये शिकस्त फातिहा। शिकस्त खुर्दा है वो लोग जिन्होंने इन लोगों को कैद कर रखा है। उनके माथों पर शिकस्त लिखी गई, उनकी आंखों में शिकस्त खुर्दगी के आसार आप देख सकते हैं। उनके लहजों के टूटे फूटे पन से, हकलाते जुमलों से आप महसूस कर सकते हैं कि अंदर से ये शिकस्त खुर्दा है साथ। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कल्फ लगी वर्दियां पहनने वाले जिन्होंने ये सारा निजाम कायम कर रखा है, उनके चेहरों पर मेरा खुदा गवाह है, मैं अपनी आंखों से पढ़ता हूं, शिकस्त खुर्दगी रकम है। एक सवाल आपसे मैं आप पे छोड़ता जाता, जरा बता दीजिए, क्या कोई ये कह सकता है कि यजीद फातिह और मौला हुसैन मफतू किसी की जुबान को ये तौफीक ही हासिल नहीं हो सकती? पूरे कुराए अर्ज पे पाए जाने वाले 9.5 लाख इंसानों में से किसी को पूछ लीजिए, जो भी जानता है वो यही कहेगा कि फातिह मौला हुसैन है। इसलिए फतह और शिकस्त का पैमाना ये नहीं कि एक बंदा किसी को जेल में डाल सकता है और एक बंदा जेल के अंदर मुकय्यद है। फतह और शिकस्त का पैमाना कोई और। उस पैमाने पर इमरान खान जैसा फातिह मैंने बहुत कम देखा है, तारीख में बहुत कम पढ़ा है मैंने। ये एक अजीब अमल है कि वो रोज बरोज बुलंद से बुलंद तर ही होता चला जा रहा है। तो आइए नाज़रीन इकराम, मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैं अल्लाह को गवाह करके आपके साथ एक वादा है कि जब मेरे पास कोई खबर नहीं होगी उसे मैं खबर का नाम नहीं दूंगा। खबर मुझे छोटी सी मिलती है, अगलों को अपनी जान की भी परवाह होती है, मैं साफ कहता हूं। जिसने पैगाम मुझे पहुंचाना होता है, कभी किसी अननोन नंबर से आ जाता है, कभी किसी अननोन नंबर से आ जाता है, एक कोड है। और मैंने ये वादा किया हुआ है कि जिस वक्त जिस जगह से भी मुझे कोई पैगाम मिलेगा, एक सतरी पैगाम भी मिलेगा, मैं अल्लाह को गवाह करके वादा दिया हुआ है कि पैगाम सुनने के फौरन बाद वो नंबर में डिलीट कर दिया करूंगा। नंबर पे मैं गौर भी नहीं किया करूंगा कि किस नंबर से ये मुझे कॉल। इमरान खान का 2 दिन से पेट खराब और शदीद खराब, इमरान खान को कोई वोमिटिंग। उसके बाद कल इमरान खान ने वर्जिश भी की है, लेकिन मशीन पर नहीं, थोड़े से थके जिस्म के साथ की है, लेकिन वर्जिश उसने नहीं छोड़ी। वर्जिश क्या की है? किसी से मैंने पूछा वर्जिश क्या की है, उन्होंने कहा जी मुझे बताया गया जैसे स्कूलों में बच्चे पीटी करते थे हम, उस तरह कोई आधा घंटा उसने पीटी। वो कभी नहीं कहेगा कि मेरी तबीयत खराब है। उस पर फर्ज करे कोई बद से बदतरीन बीमारी का हमला भी हो जाए तो उसे एहसास रहता है कि कहीं बाहर खबर निकली तो कोई मेरी कमजोरी ने इसे समझ ले। यहां भी फैज का मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो आपकी समात की मैं नजर कर देता हूं। और इमरान खान पर इस तरह बैठता है जिस तरह अंगुश्तरी में नगीना। फैज ने कहा था जब मुकदमा चल रहा साहिवाल जेल में, तो लोग कह रहे थे कि फैज को सजाए मौत हो जाएगी क्योंकि हुकूमत का तख्ता उल्टाने का वो मुकदमा था। तो तब वहां बैठकर फैज ने लिखा, करो कद जबी पे सरे कफन, करो कद जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को घुमाना हो कि गरूर इश्क का बांगपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। तो इमरान खान को भी सब कुछ मालूम, उसे पता है कि मुझे जहर दे के भी मार सकते हैं, मुझे शक है। फिर वो शक रफा हो जाता है जब मेरे अंदर से ये उम्मीद मेरे विजदान से फूटती है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए है, पाकिस्तान तरक्की करेगा, कायम तभी रहेगा इमरान खान अवाम में होगा, इमरान खान क़यादत करेगा। इसलिए फौरी तौर पे वो मेरा शक दूर हो जाता है, यकीन उभर आता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन हालातों वाकयात ये बताते हैं, चूंकि वो लोग जो इस वक्त लाए गए हैं फॉर्म 47 के जरिए, बिलखसूस शरीफ खानदान, ये इतने घटिया और इतने छोटे लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ऐसे घटिया, कमीने और छोटे लोग जब हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये एक बदतरीन अजाब होता है इज्तिमाई जिंदगी पर, आसमानों का। ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, मेरा दिल कहता है, मैं वो कहता हूं जो मेरा दिल कहता है। ये गलत हो, आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, अब मेरा दिल है ना, मेरा दिल जो कहता है ये किसी हद तक भी जा सकता है, अंजाम से लापरवाह होकर भी जा सकता। इन्हें ये नहीं इल्म कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान के साथ कुछ हो गया, मरना तो मैंने भी है, मौत सबसे बड़ी सदाकत है। कैसी सदाकत कि जिस सदाकत से पागल भी इनकार नहीं करते। खुदा जाहिर बाहिर है, ऐसे लोग भी मिले जो खुदा का इनकार करते हैं। कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करता हो कि मैंने कभी मरना नहीं है, कोई ये नहीं है आपको कहता मिले, मरना तो है सबने। लेकिन अगर इमरान खान को जेल में रहते हुए कुछ हो गया तो इनकी तो नस्लों में से कोई एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, जिस तरह बनु उमैया की नस्ल में कोई नहीं छोड़ा गया। जो हाथ आया था तय
अटैक हो गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे खतरा रहता है, मैं रैकेट करवाता चला जा रहा हूं इस कैमरे के सामने बैठ के, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये जाहिल हैं, ये पागल हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने ये सारा निजाम बना रखा है और चला रहे, यानी हमारी फौजी क्यादत, अब उन्हें भी एक अपना खौफ है, इमरान खान से खौफ। इस खौफ के तहत वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का क्या बिगाड़ते चले आ रहे हैं। अगर उन्होंने इसपे खत्म शुद्ध की मोहर ना लगाई, कोई फुल स्टॉप ना लगाया, इसी रविश और रौ में बहते चले गए, तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान, तबाह हो जाएगा पाकिस्तान, टूट जाएगा पाकिस्तान, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। मैं अपने 50 साल सियासी तजर्बे की बिना पर अल्लाह वजहुल बसीरत और तजर्बा कह सकता हूं कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो ये पाकिस्तान नहीं बचेगा, और बहुत से लोग नहीं बचेंगे। ये भी होगा कि आटे के साथ घुन भी पिसा जाएगा। इश्ताल का वो आलम होगा। इस कदर मोहब्बत करते हैं लोग इमरान खान से, मैंने, मेरा खुदा गवाह है, इस तरह मोहब्बत किसी को करते हुए नहीं देखा। ये मेरा पहला तजर्बा है। कल मैंने आपको खबर दे दी जो इस्लामाबाद से मैं लेकर आया था, अंदर के लोगों ने खबर दे दी थी कि फौजी क्यादत ने ये तय कर लिया है कि ये गंद दूर कर दिया जाए। ये वो गंद है जो खुद उन्होंने फैलाया था। ये गंद कोई आसमान से नहीं गिरा, मैंने नहीं फैलाया, ये गंद भी इन्होंने खुद फैलाया। अब उसका तफुन और उससे उठने वाली बीमारियां इतनी खौफनाक और खतरनाक लग रही हैं कि अब खुद ये गंद साफ करने पे आ गए। और मैं ये भी नहीं आपसे कह रहा कि ये गंद साफ कर देंगे, उल्टा के रख देंगे, नहीं, कोई पता नहीं किस वक्त फिर ये एक मिक हो जाए। लेकिन आज के दिन तक ये दो मुतहारब, मुतसादम और मुतहालिफ मुहाजों पर खड़े। नवाज शरीफ को इनकलाबी नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के अंदर एक फौज के बारे में इतनी नफरत है। इमरान खान को कोई नफरत नहीं है फौज से, बिल्कुल। मैं जो कहूंगा दयानतदारी से कहूंगा, कोई ऐसी वकालत नहीं करूंगा जो है बेसूद हो। मेरा खून, मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझे कहता है कि वो फौज के मुखालिफ नहीं है। वो एक मजबूत फौज पाकिस्तान की सालमियत और इसकी बका के लिए जरूरी समझता है। ये फौज के खिलाफ है, तो दबा लिया है उसने शहबाज शरीफ को। चूंकि नवाज शरीफ घर बैठा हो, जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम, क्या करते हैं आप तारीख उठा के देख लीजिए। बात लंबी तारीख छोड़िए, आप फकत बड़े शरीर में मुसलमानों की तारीख उठा के देख कि मोहम्मद गौरी तो खुद वापस जाते हुए मारा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो वहां वासराय छोड़ गया था, उससे शुरू हो जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक से, और आ जाए आप शाहजहां तक आ जाए, बल्कि औरंगजेब तक आ जाए। अब देखें कैसे बहनों की गर्दनें उड़ाई हैं इन्होंने इख्तिदार के लिए, कैसे भाई ने भाई को मारा है, किस तरह बाप ने अपने बेटों की आंखों में सलाखें फेरी हैं, माओ ने अपने बच्चे मरवाए हैं जनाब इख्तिदार के लिए। तो ये तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ जो है बड़ी वो कोई बर्फ के ब्लॉक पे ठंड पे बैठा हुआ है, कलेजा बड़ा ठंडा है उसका जब देखता है शहबाज शरीफ को वजीर आजम जोकर। तो शहबाज शरीफ को भी उसने कह दिया है और अपनी बेटी को भी कह दिया कि भाई ये बंदा बड़ा खतरनाक है, ये आसिम मुनीर, ये उसने कहा नवाज शरीफ ने, और वो उन तक पहुंच गई है बात। अगर गलत हो तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं आपके सामने बैठकर कह रहा हूं नाज़रीन इकराम। अब कल कला क्या होगा ये साथ साथ में आपको बताता रहूंगा। आज की सूरत हाल तो ये फैसला किए बैठे हैं कि नवंबर के महीने में आसिम मुनीर को हमने नहीं रखा। इनकी जरूरत कोई नहीं, वो खुद रहेगा, वो किसी का मरहूने मिन्नत नहीं है। वो ठीक है, उसके लिए कानून है ही कोई नहीं, वो जो सोचे वो कानून, इसकी मैं तायद नहीं कर रहा। शदीद रिएक्शन है मेरा कि एक फौजी सरबराह हो, भाई बाबा अपनी फौज का काम संभाल। अब जरा गौर करे कि अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के मामलों पर गुफ्तगू कौन कर रहा है, यानी वजारत खारजा भी अपने हाथ में ले ली। और वो लोग भी जानते हैं कि असल में ताकत जनरल आसिम मुनीर के पास है। ये तो ऐवे हैं, इनके साथ बैठ के वो वक्त जाया करेगा, वो मजाक समझ ट्रंप की शहबाज शरीफ को बुलाए और 1.5 मिनट दे, क्यों दे, उसके पास है क्या, कुछ भी नहीं है। वो जो मैं कहता हूं, जब मैं आपसे कहता हूं तो थोड़ी सी तहकीक कर लिया कीजिए। मैंने इन्हें हमेशा कहा है, और वो बाजारी ये नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। आप समझ लें कि दही कल्चर में कप्पड़ कुत्ता कहते हैं, कुत्तों के अंदर एक कप्पड़ कुत्ता होता है। ये सारे कप्पड़ कुत्ते हैं, ये नवाज शरीफ, ये बीबी टिकटॉकर, ये शहबाज शरीफ, यासिर जरदारी, कौमी बीमारी, ये सब कप्पड़ कुत्ते, इनकी हैसियत ये है। तो नाज़रीन इकराम, कुछ भी नहीं रहा हुआ इस मुल्क के अंदर। मैंने कल की व्लॉग में कहा था, आज फिर मैं दोहराता हूं और दिल से कहता, वही कह रहा हूं। मेरा दिल कहता है मैं ना कहूं, रोक लूं अपने अंदर, लेकिन नहीं, मेरा दिल कहता है कोई जरूरत नहीं। इन्हें चाहिए कि ये फारक करे ये फजूल किस्म का यही आफरीदी। तनख्वाह ये फौज के लिए किसी कोर कमांडर को बैठा दे उसकी जगह, बाकी जजेस मेजर जनरल ले लें, जितने भी हैं इस वक्त उतने मेजर जनरल ले आए। हाई कोर्ट के अंदर एक मेजर जनरल रख ले जो चीफ जस्टिस हो, और बाकी जितने जजेस हैं उतने ब्रिगेडियर्स बैठा दे, उठा दे सेशन जज, भेज देने घर, तनख्वाहें बचेंगी। हर सेशन कोर्ट के अंदर तमाम अजला के अंदर एक एक मेजर बैठा, और जितने कप्तान हैं उन सबको मैजिस्ट्रेट और सिविल जज बनाकर दे। कम मुकाओ, सामने आओ, सीधे सीधे। एक मजाक है जो जारी रखा हुआ है मुल्क के साथ और कौम के साथ, और मैं कहता चला रहा हूं, मैं दयानतदारी से कहता चला रहा हूं, हजम पे नहीं जाना चाहिए।
क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। क्वालिटी यह है कि मैंने एक एक फर्द में लाखों अफराद का गुस्सा देखा है जो कल निकले हैं रावलपिंडी में। तादाद पे मत जाइए, कैफियत पे जाइए। तो अगर सारे निकल आए तो कौन बचेगा, कहां भागोगे भाई। जनरल आसिम मुनीर साहब की खिदमत में मेरी गुजारिश ही समझ ली कि बस कर दीजिए। अगर आपको आफियत चाहिए, अगर तारीख में जिस किस्म का नाम आपका जिस स्याही से शुरू हुआ है लिखा जाना, उसे रोकना चाह, किस किस्म का नाम, मैं दयानतदारी से कहता हूं अल्लाह की जात को गवाह करके कि यहया खान से बुरा नाम, जनरल AK न्याजी से बुरा नाम, ये मैं हमदर्दी से कह रहा हूं, कोई तंज नहीं कर रहा, कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर उसे बचना चाहते हैं तो फौरी तौर पे ये डब्बा फिल्म ये उतार दे सर्कल से, इन्हें छोड़ दे। आने वाली गवर्नमेंट पे इंतखाबात का इंतजाम कर दे जिसमें कोई अमल दहल ना हो, वोट को ऐसी इज्जत मिले कि जो पाकिस्तानी जिसको वोट दे वो उसी के डिब्बे से निकले और उसी को शर्फ बख्शे। पाकिस्तान बच जाएगा। 300 बिलियन US डॉलर्स, मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, डिटेक्ट किया है उन्होंने, जो कैश की सूरत में बैरूनी बैंकों में पड़ा है, जो पाकिस्तान से लूट कर लोग ले गए हुए। उसमें ये जरदारी खानदान भी शामिल है, ये भी शामिल है, वो भी शामिल है, जर्नल्स भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, और यहाँ के टैक्स चोर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल। इनसे वापसी नहीं हो सकती, वापसी हो सके इसमें मुझे कतई तौर पे शक। और इमरान खान में ये सलाहियत है, अगर फौज इसमें मुजाहमत न करे, फौज उसका साथ दे, उसमें अगर कुछ जनरल्स, आप देखे ना एक दूसरे के साथ शादियां कर रखी है ना जनरल्स ने भी, हाजर सर्विस जनरल्स का कोई बहनोई है, कोई साला है, तो ये बचाने आ जाते हैं एक दूसरे को। छोड़ना होगा फॉर द सेक ऑफ नेशन एंड फॉर द सेक ऑफ कंट्री। इमरान खान में ये जोहर है, ये सलाहियत, वो सब लुटेरों की रगों से निकाल बाहर रख सकता है इस मुल्क और कौम के लिए, इस खजाने के लिए। तो पाकिस्तान संवर जाएगा। और अगर इस तरह चलाते रहे जिस तरह आप चला रहे हैं तो फिर अल्लाह आपका भी मालिक और इस मुल्क का भी अल्लाह मालिक। अनार की जो है वो सामने नजर आ रही है, वो बहुत करीब। अगर कोई ये समझता है कि 26 नवंबर करके एक पैमाना बना लिया है कि लोग जी बहुत डर गए, लोग बहुत खौफजदा हो गए, अब लोग बाहर नहीं निकलेंगे, ये सजाएं देकर बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जुर्म के। मैंने हमेशा कहा है मुझे किसी की कब्र में नहीं पड़ना, मैं एक वकील हूं और मेरी एक गहरी नजर है सियासी मद्दोजर पे। 50 साल मैंने अपनी जवानी पूरी की पूरी जेलों में गुजारी हुई है। आधी जेलें तो मैं जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में देख चुका था जब मेरी मस्से फूटना शुरू हुई थी। 8.25 साल मैंने जनरल जियाउल हक की कैदो बंद में और फांसी कोठरियों में, शाही किले और बालासार किलों जैसे बदतरीन जगहों पे गुजार दी। तो मैं कोई ऐसी बात करूंगा, मैं किसी की मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मुझे क्या लेना है किसी। हाँ, पाकिस्तान मेरा इश्क है, अपनी धरती से मुझे पागलपन की तरह मोहब्बत, अवाम का दर्द मेरे अंदर मौजूद। चूंकि मेरी सियासत का आगाज ही समाजी इंसाफ के तस्वर के साथ, वाबस्तगी के साथ हुआ। मजदूर, किसान, हारी, दिहाड़ीदार, रेड़ाबान, तांगाबान, इनके लिए सियासत का आगाज किया। एक इनके साथ मेरा एक इश्क है। हालांकि ये तबका सारे का सारा इस मुआशरे ने करप्ट तरीन करके रखा, वही तबका जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी रोमांस के साथ जेलों में गुजारी। ये उनका कसूर नहीं है, इस बेइंसाफ मुआशरे का कसूर। इस हद तक उस पाक साफ तबके को भी करप्ट करके रखे, पूरी की पूरी सोसाइटी ड्रैकोनियन हो चुकी, हर कोई ना चाहते हुए ड्रैकुला बना हुआ। अगर इसी तरह चलता रहे तो क्या बनेगा? क्या ये सांस लेने के, रहने के काबिल तो दरकिनार, ये सांस लेने के लिए भी ये मुआशरा नहीं रह जाएगा इस काबिल। इसे रोकना है, और रोकेगा कौन? इख्तियार किसे है? इख्तियार है जनरल आसिम मुनीर और उनके हमख्याल रफ़्क़ा कार कि वो बस करें, काफी हो चुका, एनफ इज एनफ। मुल्क पर रहम करें, कौम पर रहम करें, और खुद अपने आप पर और अपनी आने वाली नस्लों पर रहम करें। यहया खान की औलाद है, क्योंकि अब ये ग्लोबल विलेज बन चुका है, वो अपने बाप का नाम छुपाते फिरते, किसी को नहीं बताते कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक सदर पाकिस्तान जनरल यहया खान के बच्चे, क्योंकि वही लोग जूते उतार लेंगे। हद पे लानत ठहर चुके हैं। तो ये मेरा रोज रोज का स्यापा किस लिए है? इस मुल्क के लिए और इस मुल्क में बसने वाले अवाम। एक ही रास्ता, इमरान खान को आजाद करते, क्योंकि उस पर कोई मुकदमा नहीं। तो मैं कहता कि इमरान खान के मुकदमात की समात तेज कर दे, और मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं मैंने उसकी कब्र में नहीं पढ़ना, कोई मुकदमा है ही नहीं। नाज़रीन कराम, सिक्खाशाही है, धक्काशाही है, सिर्फ ताकत। ताकत कौन सी? वो ताकत जो अवाम ने दी हुई है अपनी फौज को, वही ताकत अवाम के खिलाफ इस्तेमाल, अवाम को दबा रहे। 90% अवाम की राय को दबा के रखा हुआ है, और 90% अवाम का महबूब रहनुमा उसे बंद कर रखा, और वो खड़ा है को हमालिया से बुलंद और किसी भी धात से ज्यादा मजबूत।
نہ کبھی ٹوٹے گا نہ کبھی جھکے گا. مار بھی دو گے تو آزادی اور وفا کا استعارہ بن جائے گا, پیچھا نہیں چھوڑے گا. آخری جملے یاد رکھیے میرے ناظرین کرام, آپ بھی لکھ لیجیے جو میں دیکھ رہا. یہ جو دوسری تیسری چوتھی پانچویں جماعت کے بچے ہیں نا, ان میں سے 100 بچہ اکٹھا کر لیں, کوئی ایک نہیں ملے گا جو عمران خان, کیونکہ لوگ گھروں میں باتیں ہی عمران خان کی کرتے ہیں جو ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ لے کر اپنے دماغ میں محبت عمران کی وہ زندگی کے سفر میں قدم اٹھا رہے ہیں. یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک لاٹ, پھر وہ لوگ جو 30 برس تک 9.5-10 کروڑ نوجوان اور جو 3 کروڑ پیچھے آ رہے ہیں وہ بچے, یہ 12 کروڑ, وہ ان میں سے تو ہر گلی سے ایک عمران خان نکلے گا, اجاڑ کے رکھ دے گا جس نے عمران خان کو تکلیف دی ہے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, میں آپ کو مستقبل کا نقشہ کھینچ کر دکھا رہا ہوں. پھر مثال دے دیتا کہ بنو عباس نے جب تختہ الٹ دیا امویوں کا, ہر اموی کی قبر کشائی کر کے اس کی ہڈیاں نکال کر پھانسی دی گئی, آگ لگائی گئی ان کی لاشوں کو, جو بھی باقی بچ گیا تھا ان کی لاش. آج کوئی ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اموی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, نسل مٹ کے رہ. تو ہر وہ شخص جو اس وقت تاریخ کے اس موڑ پر عمران خان کے خلاف دائرے میں کھڑا ہے, وہ دائرہ صنعت کا ہو, وہ صحافت کا ہو, وہ سیاست کا ہو یا وہ مذہب کا ہو, ان سب کو اسی زمرے میں شمار کرے گی عوام. 90% عوام, اب 90% نہیں 90 سے گراف اوپر جا رہا ہے. ناظرین کرام, مجھے پھر میرے مینیجر کا اشارہ ہو گیا ہے کہ طویل ہو گیا آج کا ولاگ. آج اسی پر اکتفا کیجئے, میں بھی اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. پاکستان پائندہ باد.